तो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जब स्कूल में थे तब उनको एक कहानी सुनाई गई जिसमें एक आदमी अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था और उसका नाम था रॉबिन हुड, जिसको कई सारे हीरो मानते थे तो कई सारे एक अपराधी। तो रॉबर्ट के रिच डैड भी उसको एक अपराधी मानते थे क्योंकि उसकी इसी सोच की वजह से एक ऐसे टैक्स सिस्टम को चालू किया गया जिसमें अमीरों से ही ज्यादा कलेक्शन किया जाता था। अब ऐसा हो सकता है कि इसको सुन के ज्यादातर लोग इसको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन यहाँ पर जो लोग अमीर होते हैं वो ऐसे ही टैक्स नहीं देते, बल्कि उनके पास ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही कम टैक्स देते हैं। तो अब सवाल यही आता है कि बाकी का टैक्स आखिरकार कौन देता है। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वही बाकी के टैक्स को यहाँ पर देते हैं। मतलब सरकार को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है और वो यहाँ पर टैक्स को लेने जाती है तो सबसे पहले वो मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट करती है और उनसे ही टैक्स की वसूली करती है, क्योंकि अमीर लोग यहाँ पर कई सारे लूप होल्स निकाल लेते हैं और उनको बहुत ही कम टैक्स देना होता है। और इसी की वजह से जो अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं अपने बाकी के काम करने के लिए, जिसकी वजह से उनको ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोन्स लेने पड़ते हैं अपने बाकी के चीजों के लिए। फिर उनको ईएमआई पे उनको पे करना होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा और काम करना होता है ताकि वो इन लोन की किश्तों को चुका पाए और इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एक रैट रेस में फंस जाते हैं। और इस बात को ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस की मदद से ही बताया है कि जब वो अपने 20s में थे तब वो मेरीन कॉर्प्स और उसके साथ साथ यहाँ पर जेरोक्स कंपनी के लिए काम करते थे। तो वहाँ पर काम करने के दौरान उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता था। तो उसके बाद उनके रिच डैड ने ही उनकी मदद की ताकि वो इस रैट रेस से खुद को बचा सके। और फिर उसके बाद ऑथर ने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को या फिर अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने पे फोकस किया और हर मुमकिन कोशिश की कि इस फाइनेंशियल नॉलेज को वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। तो इस प्रोसेस में उनको 4 पिलर्स के बारे में जानकारी मिली जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में काफी अहम रोल निभाती है। तो इस पे सबसे पहला है अकाउंटिंग, और इस पॉइंट पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को समझने पे फोकस दिया जाता है और इसके साथ किसी भी बिजनेस की ताकत और कमजोरी को ढूंढने पे फोकस दिया जाता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके साथ साथ इनके नंबर्स को भी समझने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, जहाँ पर पैसों से ही किस तरह से और पैसे कमाया जा सकता है इस पे फोकस दिया जाता है। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। अब यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के साइंस को समझा जाता है, साथ ही मार्केट के टेक्निकल साइड को भी समझा जाता है जहाँ पर इमोशंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है और इन्वेस्टिंग के दौरान इमोशन कितना बड़ा फैक्टर होता है इसको भी यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद आता है द लॉ। अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि इस पॉइंट के जरिए टैक्स से किस तरह से एडवांटेजेस लिया जा सकता है उस पे फोकस दिया जाता है, साथ ही साथ इस तरह से कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाया जा सकता है इस पे भी फोकस यहाँ पर दिया जाता है। और इस जगह पर ऑथर ने जाना था कॉर्पोरेशंस के बारे में, जिसका एक्चुअल में काम होता है किसी भी बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने से कैसे बचाया जा सके, साथ ही साथ उसको किस तरह से कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके इस पे भी यहाँ पर फोकस दिया जाता है। तो कॉर्पोरेशंस एक्चुअल में एक तरह की लीगल बॉडी कहा जा सकता है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कॉर्पोरेशंस की मदद से बिजनेस को यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं और लीगली उन लूप होल्स को भी ढूंढती है जिसकी मदद से मैक्सिमम टैक्सेस से किसी बिजनेस को बचाया जा सके। तो अगर कोई अमीर आदमी अपना कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनाता है तो वो भी अपने खर्चों को यहाँ पर कंपनी एक्सपेंसेस दिखाकर बहुत सारा टैक्स यहाँ पर कम कर सकता है, क्योंकि इस पे 2 टाइप के रूल पाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए और दूसरा है कंपनी के लिए। कंपनी को अपने टैक्सेस शुरुआत में नहीं देने पड़ते, सबसे पहले तो वो पैसा कमाती है, उसके बाद उनको खर्चा करती है और उसके बाद जो बचता है उन्हीं को वो टैक्स के तौर पर देती है। दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल आदमी होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो सबसे पहले पैसे तो कमाता है लेकिन उसको मिलने से पहले ही उससे टैक्स के तौर पर वो काट लिया जाता है, जैसे कि टीडीएस, और उसके बाद जो बचा कुचा पैसा होता है उसको ही उसे दिया जाता है। उसमें भी अगर टैक्स लगता है तो वो बाद में जाकर उससे वसूला जाएगा। तो इस तरह से 2 अलग अलग टाइप के टैक्सेस के सिस्टम है, एक कंपनी के लिए और दूसरा इंडिविजुअल के लिए। और इसकी वजह यह है कि अमीर लोगों के पास काफी सारा पैसा होता है तो वो अपने हिसाब से तरह तरह के लॉस में लूप होल्स बनाते हैं
जिसकी वजह से उनको बहुत ही कम पैसा देना होता है और बाद में जाकर वो इन पैसों का और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कई सारे कंपनियां होती हैं जो अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर ज़्यादा दिखाती है और उसकी वजह से उनके टैक्स भी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों को रोजगार देती है, इस वजह से सरकार भी उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं वसूलती। तो रॉबर्ट के रिच डैड ने इसी तरह से कॉर्पोरेशंस की ताकत को बताया है कि ये कॉर्पोरेशंस की वजह से ही एक अमीर इंसान अपने टैक्स को बहुत हद तक कम कर सकता है। तो कॉर्पोरेशंस बेसिकली बिजनेस को हर तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, टैक्सेस से या फिर किसी भी लीगल प्रॉब्लम से। तो दोस्तों इस पॉइंट यानी इस बुक का लेसन नंबर 4, इसमें से हमने जाना कि अमीर लोग किस तरह से और अमीर बनते हैं अपने टैक्सेस को कम करके। इसके साथ आगे यहाँ पर जानेंगे कि एक्चुअल में पैसे कमाने का तरीका क्या होता है अमीर लोगों के पास, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, मतलब और ज़्यादा पैसे कमाते जाते हैं, और कैसे सीखते रहने से आप भी अपने आप को ग्रो कर सकते हो और एक अमीर इंसान भी बन सकते हो। इसके अलावा इस बुक में से पहले के 3 पॉइंट्स के बारे में भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर से शुरुआत के 3 लेसन्स के बारे में हमने जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जरूर जाकर इसको देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। अब है पॉइंट नंबर 2, द रिच इन्वेंट मनी। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि वो लोग ही दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते, वो ज़्यादा सीख कर उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन इसी जगह पर ऐसे भी कई सारे लोग रहते हैं जो अपने पुराने आइडियाज़ पे ही काम करते रहते हैं और वो आखिरकार गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। और इसी वजह से ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि ये पुराने आइडियाज़ एक तरह की लायबिलिटी होती है जो आपको यहाँ पर उस समय में सक्सेस दिलाती थी, लेकिन ये आजकल के टाइम में किसी भी तरह के काम की नहीं है। और इसी वजह से जो एक्चुअल में अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करके कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क कहने का क्या मतलब है, तो ये उन तरह के रिस्क को कहा जाता है जहाँ पर आप बहुत ही सोच समझकर कुछ डिसीजन लेते हो। तो अगर कोई बिजनेस पे आप यहाँ पर रिस्क लेते हो और वो बिजनेस यहाँ पर नहीं चलता या फिर डूब जाता है तो उससे आपका उतना नुकसान नहीं होगा, आप सिचुएशंस को यहाँ पर अच्छे से संभाल भी सकते हो। तो बेसिकली इस पॉइंट पे ऑथर यहाँ पर सीखने पे फोकस देने को कहते हैं, क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसी के थ्रू आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को कर सकते हो। अब है पॉइंट नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अब दोस्तों इस पॉइंट में भी ऑथर सीखने पे ज़्यादा फोकस देने को कहते हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा सीखते रहते हैं। जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अगर इनको देखा जाए तो वो हर दिन 5 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। वो अलग अलग तरह के बुक्स को पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनकी नॉलेज यहाँ पर लगातार बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि ऑथर ने भी यहाँ पर कई सारे स्किल्स को सीखे थे जब वो अलग अलग कंपनीज पे काम कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को करना सीखा था, उसके बाद उन्होंने प्लेन उड़ाना भी सीखा, फिर उन्होंने सेल्स में भी अपना कैरियर बनाया, मतलब उन्होंने सेल्स को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सीख लिया था और वो एक अच्छे सेल्समैन भी बने थे, क्योंकि वो एक शर्मीले आदमी थे जिस वजह से उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सेल्स की मदद से उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो उसके लिए उन्होंने जेरोक्स कंपनी में एक सेल्समैन की तरह यहाँ पर काफ़ी समय तक काम किया। फिर उससे जब उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर लिया था, ठीक जैसे उन्होंने पहले के कंपनीज में से रिज़ाइन किया था। इसके साथ उन्होंने और भी कई सारे स्किल्स को सीखे थे, जैसे कि लोगों को मैनेज कैसे किया जा सकता है। इसको सीखने के लिए उन्होंने मेरीन कॉर्प्स में ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके रिच डैड का ये मानना था कि किसी भी बिजनेस में लोगों को मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो बिजनेस को अगर सफल बनाना हो तो लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स को सीखी और फिर यहाँ पर से भी एक्सपीरियंस लेने के बाद इससे भी रिजाइन कर लिया था। इसके बाद जाकर ऑथर ने 1977 को अपना पहला कंपनी यहाँ पर लॉन्च किया था। इसके साथ इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाता है और वो ये है कि आप जो भी कमाओ उसमें से एक 10% का हिस्सा अलग से रखो, ताकि आप उसको बाद में जाकर इन्वेस्ट कर सको, जिससे आपको यहाँ पर लोन ना लेकर इन्वेस्ट करने का मौका मिल सके। और धीरे धीरे करके आप जब इन्वेस्टिंग इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो आपकी इनकम के अलग अलग सोर्सेस भी यहाँ पर बनते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो सभी पॉइंट्स जिनको इस बुक में यहाँ पर मेंशन किया गया और जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पर फॉलो करके वो भी यहाँ पर एक बहुत कामयाब इंसान बने। तो आप भी ज़रूर इनको फॉलो करना और इनको अप्लाई करके अपने लाइफ में आप भी एक बहुत कामयाब इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट पे ज़रूर बताना, और अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
साथ ही इस किताब में से जो पहले के 3 पॉइंट्स थे इनको इस वीडियो में मेंशन किया गया। तो आप जरूर इसको देखना, इसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप यहाँ पर से भी देख सकते हो। और फाइनली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका सपोर्ट यहाँ पर बना रहे। इसके साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।